के साथ भारत के विवाद के विभिन्न पहलुओं को टटोलने की कोशिश में अब तक 3 कड़ियों में हमने भारत चीन सीमा के विस्तार, उसके इतिहास, भूगोल, चीन की परिस्थितियों और इन हरकतों के पीछे उसकी मंशा और उसके बाद भारत के रणनीतिक विकल्पों पर चर्चा कर ली है। अब एक बहुत बड़ा पक्ष आज के ग्लोबल वर्ल्ड में व्यापार का, आर्थिक सहयोग का, निवेश का है। इस संदर्भ में भारत के सामने विकल्प क्या हैं? चीन के साथ विवाद की पृष्ठभूमि और उसके भविष्य को जानने समझने की कोशिश में हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, चीन के मामलों के जानकार, तिब्बत के अध्येता विजय क्रांति से, जो सेंटर फॉर हिमालयन एशियन स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन भी हैं। विजय जी, फिर स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। अब बात करते हैं आर्थिक विकल्प भारत के पास क्या है। ऐसी जो खबरें मीडिया में हैं और हमने देखा है कि करीब 25 तो मोटे मोटे तौर पर ऐसी कंपनियां हैं जिनमें, मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनियों के, तो जिनमें चीन का भारी निवेश है। उसके अलावा दुनिया भर के सड़कों के, पुलों के, रेलवे के ठेके हैं, उनकी टेक्नोलॉजी है, उनका पैसा लगा हुआ है हमारे देश में। ऐसे में भारत के सामने क्या आर्थिक विकल्प हैं चीन को ये बताने के कि तुम्हारी इस तरह की हरकतें अब हम बर्दाश्त नहीं करें? देखिए, उस मायने में तो भारत का की तरफ से जो प्रतिकार है वो शुरू हो भी चुका है। अभी आपने देखा कि भारत सरकार ने निवेश के बारे में अचानक अपनी नीति में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। उन्होंने देखा कि भारत की कंपनियों के शेयर तो गिर रहे हैं कोविड की वजह से, और वो देख रहे हैं कि चीन की कंपनियां निवेश करने को बहुत उतावली हैं भारत में। तो कहीं इस रिसेशन वाली हालत में जो चाइनीज कंपनी है वो भारत की कंपनियों पर ही कब्जा ना कर लें, इसलिए नई नीति जो वित्त मंत्रालय ने बनाई है कि भारत से लगने वाले जितने देश हैं उनका तरफ से सीधे निवेश पर पाबंदी लगा दी। अगर किसी को पाबंदी लगानी है, निवेश करना है, तो सरकार से पूछ कर होगा। तो ये दिखाता है कि भारत सरकार को इस खतरे की समझ तो आ गई। अब सवाल उठता है कि जहां जहां चीन के साथ हमारी सहमति है, कुछ प्रोजेक्ट्स में चाइनीज टेक्नोलॉजी है, चाइनीज पूंजी है, तो वो उस पर तो फैसले होंगे। और लेकिन एक जो फैसला होता हुआ दिख रहा है, अखबारों में खबर आ रही है कि भारत सरकार ने अब वो उत्पाद पहचान लिए हैं कि जिनके लिए आयात की जरूरत नहीं। जैसे खिलौना इंडस्ट्री है, अगर आपने देखा होगा कि पूरी खिलौना इंडस्ट्री भारत की एक झटके में मर गई। मैं मरने का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भारत में खिलौना बनाने वाली कंपनियां खत्म होगी, बर्बाद होगी, क्योंकि चीन के सस्ते और सुंदर दिखने वाले खिलौनों की बाढ़ आ गई। तो लेकिन खिलौना एक ऐसी चीज है जो आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है ना। तो ऐसे ही और बहुत सारी चीजें हैं जो अब भारत सरकार पहचान रही है। खिलौना क्या, पिचकारी, रंग, मूर्तियां, पेंटिंग। अरे आप बताइए, गुरु नानक देव जी की मूर्ति है, देवी दुर्गा की मूर्ति है, जीसस की मूर्ति है, पतंगों का मांझा है, पतंगों का मांझा है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्होंने भारत के छोटे छोटे उद्योगपति को, भारत के छोटे छोटे व्यापारी को बर्बाद कर दिया है। तो इस बर्बादी को कहीं अनडू करने के लिए, उसको उसका परिमार्जन करने के लिए, उससे वापस आने के लिए अब भारत सरकार को ये नीति बनानी होगी, क्लासिफिकेशन करना होगा कि जिन चीजों के आयात के बिना हम रह सकते हैं उन का आयात कम किया जाए, नियंत्रित किया जाए, और चीन से आने वाले को तो रोका जाए। और उसके साथ जो भारत का जो उद्योगपति है उसको भी समझाया जाए कि तुम्हारी जो आदत है कि तुम चाहते हो कि मैं एक खिलौना बेचकर और अपनी दुकान का महीने भर का किराया निकाल लूं ग्राहक से, ये जो मेंटेलिटी है ना मुनाफाखोरी की, छोटी छोटी चीजें आप देखिए जाकर बाजार में कि जिनकी प्लास्टिक लगा है, कुल मिला के अगर मग है और मग में प्लास्टिक कुल मिलाकर लगा है 3 रुपए का, तो वो आपको 45 रुपए में बाजार में मिल रहा है, 50 रुपए में मिल रहा है। और चाइनीज जो कंपनियां हैं उन्होंने वही मग उठाकर आपको
10 रुपए में भेज दिया। 10 रुपए में 4 रुपए उसका मुनाफा भी है दुकानदार, तो उसके बाद भी वो कमा रहा है। तो ये मानसिकता भी भारत के उद्योगपतियों को, दुकानदारों को, व्यापारियों को इससे बाहर आना होगा। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, ये एक अवसर है जो भारत की जो उद्यमिता है उसके परिमार्जन का, उसमें सुधार का, नजरिए में सुधार का। अभी आपने बताया कि जो निवेश को लेकर सरकार ने नीति बदली है उसका बहुत बड़ा असर हमें देखने को मिल सकता है, पर उसके साथ ही पिछले कुछ दिनों में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। करीब 59 ऐप जिनका संबंध चीन से था उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। सड़क परियोजनाएं, रेल परियोजनाएं, उनमें चीन की भागीदारी और प्रवेश रोकने के कुछ उपायों की बात हो रही है। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो जो खासतौर से जो 59 चाइनीज ऐप पर बैन लगाने का कदम है, वो अपने आप में सिर्फ एक फैसला नहीं है, वो एक इंडिकेटर है कि अब भारत सरकार किस रास्ते पर सोच रही है। अभी मैं एक खबर देख रहा था कि जब 59 ऐप के ऊपर पाबंदी लगाई गई, तो ये पहली बार हुआ है कि चीन का जो सरकारी भूपू है, अखबार है, ग्लोबल टाइम्स, जो दुनिया भर को चीन की राय बताता है, वो उसने खबर छापी है, उस पर प्रतिक्रिया दी है कि भारत ने ये जो कदम उठाया है उसका नुकसान चीन की कंपनियों को बहुत बड़ा हो रहा है। और उसने उदाहरण दिया है कि ये जो टिकटॉक है जी, उसकी जो पेरेंट कंपनी है उसको इस फैसले के तुरंत बाद जो नुकसान हो रहा है वो $6 बिलियन, मतलब 60-70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान सीधा सीधा हुआ। आप इसको इस नजरिए से देखिए कि चीन जो है वो उसकी शक्ति का जो असली स्रोत है। आप वो कहानी सुनिएंगे ना, किसी राक्षस की जान तोते में जी। तो ये जो चीनी राक्षस है उसका तोता उसकी अर्थव्यवस्था है। उसने जिस तरह से दुनिया ने और खासतौर से अमेरिका ने उसको एक 1970 के बाद दुनिया की अर्थव्यवस्था में शामिल किया, उसको इन्वेस्टमेंट दिया, उसको टेक्नोलॉजी दी, उसको अपना बाजार दिया, अपने प्रोडक्ट्स बनाने की सुविधाएं दी और फिर उन सबको खरीदने की व्यवस्था भी कर दी। उससे चीन के पास इतना बेइंतहा पैसा आ गया है कि अब उस पैसे का इस्तेमाल वो सारी दुनिया को परेशान करने के लिए कर रहा है। अब मुझे लग रहा है कि दुनिया को ये समझ में आ गया है कि ये तोता जो उसकी शक्ति का स्रोत बना हुआ था, अब इस तोते की अगर हम गर्दन मरोड़ दें तो इस राक्षस को हम घुटनों पर ला सकते हैं। तो ये जो पहला कदम है 59 ऐप्स पर बैन लगाने का, ये मैं सोचता हूं कि ये उस दिशा में है और इसका असर हुआ है। चीन जिस तरह से तिलमिला रहा है, अब वो धमकी दे रहा है कि हम WTO में जाएंगे। जी, तो ये दिखाता है कि चोट कहाँ लगी है और कितनी गहरी लगी है। ये जो ठेकों का सवाल है, जैसे रेलवे की कुछ परियोजनाएं हैं, सड़क परियोजनाएं हैं। जी हाँ, आपने अभी उसका जिक्र किया, वो मुद्दा भारत के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। गडकरी जी ने जो कहा कि जो सड़कें बनाने का, पुल बनाने का और फिर उसके अलावा जो रेलवे सिस्टम डेवलप करने का, उसमें भारत ने चीनी कंपनियों को शामिल करना शुरू कर दिया था पिछले कुछ साल से। तो उसमें उसका एक अब समझ में आ रहा है कि चीन को जब आप शामिल करते हैं, वो सिर्फ पैसे का सौदा नहीं होता, वो व्यापार नहीं होता है। वो एक तरह से आप कहीं वायरस जो होता है ना, वो आप अपने शरीर में घुसेड़ रहे हैं, इस तरह की मानसिकता वाले देश को हाथ मिलाकर। मतलब वो एक घुन की तरह से और जोंक की तरह से आ जाता है। बिल्कुल। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गुजरात का जामनगर इलाका है, वहां पर हमारे देश की कुछ बड़ी कंपनियां हैं, नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने अपने बिजली घर और पेट्रोल के जो रिफाइनरी है पेट्रोकेमिकल्स, हाँ जी, उन कंपनियों में उन्होंने सस्ते के चक्कर में चीनी कंपनियों को बुला लिया। आप जाइए, आप किसी फ्लाइट में, मैं जामनगर गया तो फ्लाइट में मैंने देखा कि कितने सारे चीनी लोग भरे हुए थे। तो वो इलाका ऐसा है जामनगर का जो भारत के एक ऐसे तट पर है जो भारत का सबसे बड़ा भंडार है ऑयल का। अब आप इमेजिन करिए, एक ऐसा देश जो आपको हर आपकी रग रग में जहर घोलने को तैयार है, उस देश के लोग आकर ऐसी नाजुक जगहों पर बैठ जाएंगे
तो वो वहां कोई सिर्फ बिजली घर थोड़े बनाएंगे, वो कई तरह के नुकसान कर सकते हैं, जिनका नुकसान बड़े लॉन्ग टर्म में और शायद नाजुक मौकों पर होता है। तो मुझे लगता है कि ये मौका जो चीन सरकार ने अब भारत को उकसाया है, इसने भारत को नए सिरे से चीन के बारे में अपनी नीति रणनीति बनाने पर, खासतौर से आर्थिक रणनीति नए सिरे से सोचने पर जो मजबूर किया है। आप देखिएगा, ये शायद 1962 का जो चीन का हमला था, ये उस जैसी साबित होगी। उस हमले में चीन ने भारत को सोते हुए जगा दिया था। तो अभी चीन ने लद्दाख में ये वाली गुस्ताखी करके जो काम किया है, वो मुझे लगता है शायद थोड़े समय के बाद वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी वरदान साबित होने जा रही है, क्योंकि भारत इसके बाद जो अपनी नीतियों में बदलाव करने जा रहा है और करना शुरू हो गया है, ये नीतियां भारत को एक नया शक्तिशाली देश बनाने वाली हैं। सवाल ये है कि हम इस मौके पर वो बिना पक्ष विपक्ष और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अगर हम देश की तरह सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी इस संकट से पार भी पाएंगे और भारत जो है एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। अब एक आखिरी सवाल मैं कर रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों में आयात निर्यात को लेकर भी एक विवाद खड़ा हुआ है। अभी हमने बात की थी कि हम खिलौने और तमाम तरह की चीजें आयात करते हैं। कुछ व्यापारियों का तर्क था कि हमने इतना सामान मंगा रखा है, हम अचानक इसका क्या करेंगे। बंदरगाहों पर सामान अटका पड़ा है, भारत के बंदरगाहों पर भी और चीन के बंदरगाहों पर भी जो यहां से निर्यात हुआ। इस सारी स्थिति को देखते हुए आगे के विकल्प हमारे पास क्या हैं? हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन और एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रुके हुए हैं, उसका एक फायदा तो ये होगा कि जो भारत में एक नई परंपरा चल पड़ी थी कि बड़े बड़े उद्योगों ने अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके वो उद्योगपति से आयातक हो गए, क्योंकि चीन से वही चीजें सस्ती मिल रही थी और उसमें उसे ज्यादा मुनाफा हो रहा था। तो वो जो परंपरा, उसकी वजह से क्या हुआ कि दिल्ली का एक बाजार है गफ्फार खान मार्केट। गफ्फार मार्केट में आप जाके देखिए, छोटे छोटे दुकानदार हैं, वो अचानक ही बहुत बड़े बड़े आयातक हो गए हैं। जो हम बात करते हैं कि गुरु नानक जी की मूर्ति, जीसस की मूर्ति, भगवती की मूर्ति, ये लोग वहां सब सैंपल देकर वहां से निर्यात करते रहते, आयात बस करते, गए जाके वहां जाकर बस गए हैं। और इन्होंने जो नुकसान किया है भारत की वो भारत के उद्योगों को, भारत के व्यापार को, बहुत बड़ा है। ये जो चोट है इस तरह के लोगों पर लग रही है, जिनका काम सिर्फ मुनाफे के चक्कर में चीन से आयात करना है। मुझे लगता है कि भारत सरकार की नीति में कहीं एक वो भी पॉइंट है कि इस तरह के जितने गैर जरूरी आयात हैं, उनको मुश्किल कर दिया जाए। और इसके साथ जो आयात और निर्यात नीति में जो भारत ने अब संकेत तो आ रहे हैं कि जो जो जरूरत की चीजें हैं वो भले थोड़ी सी महंगी मिलें, लेकिन चीन के अलावा दूसरे देश जो जिनसे हम वही चीजें ले सकते हैं, तो भारत उन प्रोडक्ट्स को भी पहचान रहा है। और वो जो उत्पाद जिनके लिए हम खामखा में सस्ते के चक्कर में आयात करने पर ही जुड़े हुए थे, अब वो शुरुआत हो गई है कि भारत के जितने औद्योगिक संघ हैं, छोटे उद्योगों के, बड़े उद्योगों के, मझले उद्योगों के, वो अब इस पर सोचना शुरू हो गए हैं कि भारत में ही ऐसे चीजों का निर्माण किया जाए जिसकी टेक्नोलॉजी और सुविधाएं भारत में उपलब्ध है। तो ये थोड़ी देर का कष्ट होगा, लेकिन आप देखिए आने वाले कुछ महीनों में नहीं तो आने वाले 1-2 साल में ही ये जो नक्शा है बदलेगा और भारत का जो औद्योगिक और व्यापारिक जो विकास है वो एक नई दिशा लेगा। मतलब सेना के स्तर पर तो जो कदम उठाए जाने हैं वो तो उठाए जा रहे हैं, और जैसा आप कह चुके हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है, पर कुल मिलाकर देश को ये घटना झंझोड़ेगी और कुछ, जिसे प्रधानमंत्री के शब्दों को उधार लिया जाए तो कायाकल्प जैसी कुछ स्थिति होगी। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और मैं भी प्रधानमंत्री के ही शब्दों को ले रहा हूं। उन्होंने कहा था कि चुनौती को अवसर में बदला जाए, तब बात बनती है। तो ये एक चुनौती है जो शुरू हुई कोविड वाले वायरस के हमले से और फिर चीनी सेना के हमले से। ये एक अवसर है जो भारत के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर है कि वो अपने पैरों पर भी खड़ा होना शुरू करे और ऐसे दोस्तों, दुनिया में अपने ऐसे दोस्तों का नेटवर्क बनाए जिन पर भरोसा किया जा सकता है।
और एक जो आज के संदर्भ में है कि अब भारत को आक्रामक कूटनीति अपनानी चाहिए। ऐसे जितने भी देश हैं जो चीन के सताए हुए हैं, उन सब के साथ अपना गठबंधन मजबूत करना चाहिए और तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि जो आप आयात चीन से कर रहे थे वो क्यों ना ऑस्ट्रेलिया से करें, वियतनाम से करें, वो पहचान के कि कौन सी चीज कहाँ से मिल सकती है, पूरी रणनीति बनाए। और ये जो जो वो देश हैं जिनके साथ हमारे साझा हित हैं चीन के संदर्भ में, उनके साथ गठबंधन हम मजबूत करें। मतलब आप वो चाणक्य नीति की बात कर रहे हैं कि शत्रु के शत्रु को मित्र बनाया जाए? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब शत्रु के सारे शत्रु सताए हुए हैं, बल्कि उनमें से बहुत सारे देश भारत की ओर नेतृत्व के लिए देख रहे हैं। जी जी। वो ऑस्ट्रेलिया भी देख रहा है। आप देखिए, जापान जैसा देश भारत को से उम्मीद कर रहा है कि तुम आगे आओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये हम नेतृत्व करेंगे नहीं, वो नहीं कह रहे हैं। वो भारत को चाह रहे हैं कि आप नेतृत्व कीजिए। मतलब हालांकि बात थोड़ी दूर जा रही है, लेकिन ये जो पैसिफिक ओशन है, उसका नाम हमने नहीं बदला, उसको अब इंडो पैसिफिक कहा जा रहा है। जी जी। ये हमने, भारत ने नहीं कहा था, ये दुनिया कह रही है। तो भारत के कहीं महत्व को स्वीकार कर रही है। तो हमें भी अपनी शक्ति हनुमान जी की तरह पहचाननी चाहिए और अपना जो रोल है वो हमें अब मजबूती से खेलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजयकांत जी, आपने बहुत सरल शब्दों में बहुत विस्तार से बहुत सी गुत्थियां सुलझाई हैं और हमें उम्मीद है कि जो लोग इस बातचीत को सुनेंगे थोड़ा तो ज्ञानवर्धन होगा और कुछ गुत्थियां खुलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।